नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जो कि आपको जल्दी आता हुआ इसी वीक में दिखाई देने वाला है। और ये अपकमिंग आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ, यानी कि मेन बोर्ड वही जो 15,000 रुपये लगा के आप कर सकते हैं। इसका नाम है ACMC सोलर आईपीओ। बेसिकली कंपनी सोलर पैनल बनाती है, सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग और A to Z सर्विस प्रोवाइड कराती है। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, इशू साइज कितना है, फ्रेश इशू कितना है, टोटल क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और अप्लाई करें या अवॉइड करें, पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ACMC कंपनी की, जो कि बेसिकली ये सोलर होल्डिंग करती है। तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट जो हुई थी वो हुई थी जून 2015 में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि करीबन 10 साल इस कंपनी को हो गए हैं। अगर हम देखें तो सोलर होल्डिंग लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है और इसका जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द रिन्यूएबल एजेंसी सोर्सेज, यानी कि जो रिन्यूएबल एजेंसी सोर्स होते हैं उनके थ्रू करती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम द विंड और सोलर। तो यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से ये लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। अगर हम बात करें तो कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है, यानी कंपनी है वो डेवलपिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, ओनरशिप लेती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन का काम करती है। लार्ज स्केल में इसका काम है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को करना। अगर हम वहीं बात करें तो कंपनी के जो अभी देखेंगे आप, जो कंपनी करती है तो उनका जो बिजनेस होता है वो थ्रू इन हाउस भी होता है, इंजीनियरिंग जो प्रोक्यूरमेंट होता है उसके थ्रू भी होता है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कंपनी करती है, यानी डिवीजन और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस हो गया। यानी कि जो आपके जो ये विंड जो लगती हैं या फिर जो सोलर लगते हैं उनका A to Z जो हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, वो सारा काम भी कंपनी देखती है। तो वहीं देखेंगे तो इंस्टॉलेशन का, मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, प्रोडक्ट बनाने से लेके और मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सप्लाई से लेके और उसकी सर्विसिंग तक का काम पूरा होता है। अगर देखें तो रेवेन्यू जनरेशन जो इनका आता है वो सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी वेरियस कस्टमर के थ्रू आता है, इंक्लूडिंग अगर हम बात करें तो सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करती है। यानी कि मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी ये डील करती है, स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एजेंसी पार्ट। और आपको पता है कि रिन्यूएबल एजेंसी में आगे कितना फ्यूचर है, यानी कि अब जो इंडिया का एम है वो भी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, कम से कम 30 से 35% तक लेके जाना है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कंपनी की, तो लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये। अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ है इसके पास। वहीं देखेंगे एंड टू एंड वैल्यू चेन है और इंटीग्रेटेड अप्रोच करती है रिन्यूएबल एजेंसी और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में थ्रू द इन हाउस प्रोजेक्ट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या EPS की बात करें, उसके थ्रू करती है। उसके अलावा देखेंगे तो एक्सपेंसेस पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट रिन्यूएबल एजेंसी। टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास। लॉन्ग टर्म स्टेबल कैश फ्लो इनके पास है, यानी कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको। विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो एजेंसी है उनका सपोर्ट है, उनका कंट्रोल इनके पास है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक्सेस फॉर द डाइवर्सिफाइड फंडिंग है सोर्स इनके पास, तो डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स भी इनके पास अवेलेबल है। उसके अलावा देखेंगे डिज़ाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग लीडिंग टू द ग्रेटर एफिशिएंसी इनके पास है। तो इस टाइप से इनके पास काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो डिज़ाइन और वैल्यू इंजीनियरिंग भी इनके पास दिख रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इनके पास दिखाई दे रहा है। एक्सेस और डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स है, यानी कि डाइवर्सिफाइड फंडिंग अलग अलग सोर्स से इनके पास पैसा भी आता है, नहीं हेल्प नहीं मिलती जाती है। एक्सपीरियंस इनके पास प्रमोटर्स हैं और इनके पास जो टीम है वो मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है। वहीं देखिए तो 31 मार्च 2024 तक की अगर बात करें तो कंपनी के पास जो है 214 परमानेंट एम्प्लॉई हैं, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में डील करते हैं और वेरियस टाइप की ऑफ सर्विसेज देते हैं, यानी कि आफ्टर से सर्विस से लेके, सेल सर्विस से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके और ऑपरेटिंग से लेके, ऑपरेशन वर्क से लेके सारी कुछ सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है कंपनी A to Z इन टर्म्स ऑफ। अगर हम बात करें तो अपने इस सेगमेंट में बात कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी किसी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंट ही बताते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो देखेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंट, कितना प्रॉफिट है कंपनी को, कितना लॉस है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 साल का, यानी कि कंपनी ने जो है प्रेजेंट किया है वो 2022, 2023, 2024 के 3 साल के प्लस एक जो क्वार्टर दिया है फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि 30 जून 2024 तक का है। अगर 30 जून 2024 तक की बात करें दोस्तों तो एसेट कंपनी के पास 13,985 करोड़ के लगभग के थे। वहीं रेवेन्यू 340 करोड़ के लगभग का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का सिर्फ। नेटवर्थ कंपनी की 1942 करोड़ के लगभग की आपको दिखाई दे रही है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास 1837 करोड़ के लगभग है और बोरिंग यानी कि कंपनी में जो उधारी है, डेप्थ है, वो 9,319 करोड़ के लगभग है। तो ये पिक्चर बन रही है अभी इस
फर्स्ट क्वार्टर तक। लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करें, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी कैसी रही, तो 10,867 करोड़ के लगभग था 22 में, फिर 12,000 और फिर 13,000 करोड़ के लगभग का एसेट इकट्ठा किया। तो सिंपली ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं दिख रही है। यानी 10,000 करोड़ से 13,000 करोड़, सिर्फ 3,000 करोड़ 3 साल में कंपनी ग्रोथ कराए। रेवेन्यू में देखिए तो 1,500 करोड़ के लगभग था, फिर उसका 1,300 करोड़ यानी डिप आ गया, और फिर थोड़ा सा आप जाके 1,400 करोड़ आया। तो यहाँ भी जिगजैग रहा है परफॉर्मेंस, तो इसे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस अप बाई अप ट्रेंड में चलता रहता है। तो ये जिगजैग है, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने रेवेन्यू में नहीं दिया है। प्रॉफिट में देखें तो वहाँ भी वॉट लगी हुई दिखाई दे रही है, 62 करोड़ था 22 में, 23 में घट के हो गया -3 करोड़, और 24 में थोड़ा सा प्रॉफिट दिया है 697 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 साल में सिर्फ एक ही साल है 2024 जहाँ कंपनी ने अपने को 697 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। बाकी 2 साल में कंपनी लॉसेज में रही है। पहले साल 62 करोड़ और उसके बाद सीधे -3 करोड़ के लगभग प्रॉफिट में। तो यहाँ भी ग्रोथ को हम अच्छा नहीं कह सकते, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कहते, सिर्फ एक ईयर को छोड़ के, मतलब एक ईयर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, गुड, उसके अलावा नहीं है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी देखेंगे आप, तो 1908 करोड़ से 1900 फिर 2500 करोड़ के लगभग, यानी कि वही 600-700 करोड़ 3 साल में बढ़ा है, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी में 1100 करोड़ थे, 1100 करोड़ और 1800 करोड़, यानी यहाँ भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। सिर्फ लास्ट के 1 ईयर यानी कि 2024 में थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है, बाकी के सेम है। बोरिंग की बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, 7,563 करोड़ से 8,000 और 8,200 करोड़, और आज की डेट में 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ के लगभग कंपनी में उधारी है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास सिर्फ 1,800 करोड़ है, यानी कैश कंपनी भी नहीं है, उधारी बहुत ज़्यादा है कंपनी पे। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा नहीं है, एसेट अच्छा नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ नहीं दी है, नेटवर्थ में भी काफ़ी एक्सलेंट नहीं है। तो एवरेज कंपनी हम बोल सकते हैं फाइनेंशियली कि बहुत अच्छी नहीं कह सकते, एवरेज कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी, यानी 17,486 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उस हिसाब से अगर हम इसका देखेंगे फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी सिर्फ 2% के लगभग दिख रही है, 2.93, जबकि ये 15 से ऊपर होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होता है, मिनिमम 10 तो हुई। डेप्ट टू इक्विटी 1 से नीचे होना चाहिए, जो कि 3.89 है। मैंने पहले ही बोला था कि ये एक रेड फ्लैग है, तो डेप्ट कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, जो कि रेड फ्लैग इंडिकेट कर रहा है, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है। वहीं R1W बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ वो भी काफ़ी कम है, 0.07, यानी कुछ है ही नहीं, तो ये भी कंसर्न बना हुआ है। कंपनी कम से कम ये 10 से 13 के बीच में होनी चाहिए, तो ये भी है। EPS देखिए आप, यहाँ 13.36 है और फिर 0.09 है। PE देखिए 21.61 है, और IPO आने के बाद 3,147 के लगभग हो जाएगा। तो सोच रहे हैं आप कितना हाई वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है, मतलब मुझे लगता है इतने हाई वैल्यूएशन कंपनी लेकर आई है तो यहाँ कोई स्कोप ही नहीं छूट रहा है कि कोई इन्वेस्टर जो है अपना पैसा बना पाए। तो फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली तो बहुत ही ज़्यादा वीक नजर आ रही है, पर फाइनेंशियली कंपनी 1-2 पैरामीटर को छोड़ के बाकी सभी पैरामीटर में वीक है। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल फंडामेंटल हम इस कंपनी को वीक ही बोलेंगे, हमें नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें बिलीव करें। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले दोस्तों, वो क्या होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको दिखने वाली हैं इस कंपनी की, वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये IPO जो आपको ओपन होता दिखाई जाएगा 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में, यानी कि कल से ये IPO आने वाला है, जैसे कि हमने बोला इसी वीक में आ रहा है। तो 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में रहेगा। फेस वैल्यू रखेगी 2 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें 275 रुपये से 289 रुपये, कट ऑफ प्राइस होता है रिटेल के लिए 289 का। वहीं आपको एक लॉट में 51 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 2,900 करोड़ के लगभग का है, पर इसमें अच्छी बात है कि फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, जो कि 2,395 करोड़ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है, जहां कंपनी अपने पर काम करने वाली है इसके थ्रू, यानी कि कंपनी अपने पे खर्चा करेगी। ऑफर फॉर सेल में 505 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो 505 करोड़ काफ़ी अच्छा मतलब है, मतलब ऑफर फॉर सेल का पोर्शन कम रख के कंपनी ने थोड़ा सा इन्वेस्टर का फेथ जीता है। इम्प्लाइड डिस्काउंट 27 रुपये पर शेयर है। BSE NSE दोनों पे आपको लिस्टेड होता हुआ ये दिखाई देगा। वहीं अगर लॉट साइज की बात कर ले तो रिटेल में एक लॉट 14,739 रुपये का पड़ेगा, 51 शेयर मिलेंगे। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 663 शेयर मिलेंगे, 1,91,000 रुपये। स्मॉल HNI में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 206 रुपये देने पड़ेंगे, 2,06,000, और मैक्सिमम 67 लॉट तक अप्लाई करेंगे, 9,87,000 रुपये पे करने हैं। वहीं बिग HNI की अगर हम बात करें तो बिग HNI में आपको देने पड़ेंगे, जो बिग HNI का कैटेगरी होता है उसमें आपको कम से कम 68 लॉट अप्लाई करेंगे, 3,468 शेयर मिलेंगे, और 10,02,252 रुपये आपको इसके लिए पे करने हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर है ममता उपाध्याय जी, मनोज कुमार उपाध्याय जी, और ACMC जो क्लीन टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है वो, AMKU होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट जो है वो है। तो यानी उपाध्याय फैमिली और प्लस 2 और ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ACMC क्लीन टेक और उसके अलावा MKU होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इसकी है। प्री होल्डिंग जो है 100% है। इस IPO आने पर कितनी रह जाएगी ये डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो QIB के लिए 75% का पोर्शन रखा गया। अगेन यहाँ रिटेल के लिए बैड न्यूज़ ये है कि रिटेल को सिर्फ 10% का कोटा इस IPO में भी दिया गया है, यानी कि जो भी अभी IPO दोनों आ रहे हैं उनमें तीनों में ही 10% का कोटा है। HNI के लिए एज यूजुअल 15% का ही कोटा है, यानी कि QIB के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोनों ही IPO में। तो दोस्तों इस मिला के इस बीच अगर हम बात करें अभी GMP की, यानी कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रे मार्केट है कि वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड नजर नहीं आ रही है अभी तक।
तो अगर हम ग्रे मार्केट की बात कर लें दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में एसीएमसी सोलर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड इस समय जो है 289 है और जीएमपी सिर्फ 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 5 से 6% के लगभग जीएमपी एस्टिमेटेड दिखा रहा है, ओनली 5 to 6%। तो जो हमारे क्राइटेरिया को मैट भी नहीं कर रही है। अगर फायर रेटिंग की बात करें तो 2 की बनी हुई है, 2900 करोड़ के लगभग का ये टोटल इशू साइज है, जैसे मैंने बताया काफी बड़ा है, 2900 करोड़ के लगभग का। उसके बाद 51 शेयर आपको एक लॉट में दिखेंगे, 6 नवंबर को ओपन होगा, 8 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट पता लगेंगे और 13 नवंबर को अब लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी और बीएससी दोनों पे। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन की। तो लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिस्टिंग गेन ओनली और ओनली सिर्फ 5% है। तो यानी अगर लिस्टिंग गेन पर्पज से हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को मिनिमम 20 से 30% मैट करना चाहिए। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है मार्केट कंडीशन वो भी काफी अच्छी नहीं है, वो फेवर में नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है नेगेटिव सेंटीमेंट में है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें जो है वेट और वॉच करना चाहिए और एटलीस्ट इस आईपीओ में भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद जीएमपी में क्या डिमांड बढ़ती है। अगर जीएमपी में डिमांड बढ़ती है तभी हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हमें इसे भी अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर देखते हैं अभी जीएमपी में क्या उछाल आता है। पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग अभी बन रही है, तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ कोई भी आपको जो है बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जाता है, तो अभी थोड़ा सा लिटिल रिस्की है। जिस टाइप से मार्केट के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं उस टाइप से रिस्की बन सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। देखेंगे डे 2 के बाद क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। उसके अलावा हम हर दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको अपडेट करेंगे, तो उसमें आपको बता ही देंगे कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर दोस्तों फिर भी हम बता दें आपको, यहाँ बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ कंपनी के फैक्ट और फिगर पे बात करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस, कंपनी का अकाउंट स्टेटमेंट वो सारा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में जो प्रो कॉन्स होते हैं वो देखते हैं, और उसके अलावा जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है वो आपको बताते हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल पाए और आपको जो है अपना डिसीजन लेने में मदद मिल पाए। जस्ट बिकॉज हम नॉलेज पर्पज से सारे वीडियो बनाते हैं, यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल हम आपकी हेल्प करते हैं कि ताकि आपको पता रहे और आप एनालाइज कर पाएं कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, सो दैट कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, जीएमपी में क्या डिमांड है, ये सब पॉइंट आपको इन फ्रंट रखे जाते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।